बोहर मॉडल की एप्लीकेशंस में आज सेकंड एप्लीकेशन है और ये है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट में हरकत कर रहा है, पहले ऑर्बिट में है या दूसरे तीसरे में, तो इसकी जो कुल तवानाई है वो कितनी होगी ये हम आज मालूम कर रहे हैं। देखिए ये है हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस जिसमें एक प्रोटॉन है। Z जो है वो एटॉमिक नंबर है, लिहाजा एक प्रोटॉन का चार्ज है E और Z जो है ये एटॉमिक नंबर है, मतलब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो न्यूक्लियस पे चार्ज होगा Ze। बोहर ने Ze लिया, जबकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन जो है तो वो 1 है। Ze इसलिए लिया कि अगर Z को 2 लिया जाए तो फिर ये हीलियम बन जाएगा, Z को अगर हम 3 लेंगे तो ये लिथियम होगा। गोया बोहर के ख्याल में Z को चेंज करके हम इस मॉडल को बाकी एलिमेंट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वजह से उन्होंने Ze लिया। और E जो है तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो टोटल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के गिर्द जब ये हरकत करेगा तो ये टोटल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी हरकी तवानाई प्लस पोटेंशियल एनर्जी के मजमूए के बराबर होती है। जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो तो हरकत की वजह से है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है तो वो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। चूंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में हरकत कर रहा है, लिहाजा जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कि वर्क डन के बराबर है। जब हम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन यहां तक लाएंगे r डिस्टेंस पे, जब न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए। तो टोटल जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की तो वो बराबर होगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और साथ साथ इसकी पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को जमा किया जाए तो ये हमारे पास जो टोटल एनर्जी है ये आ जाती है। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। काइनेटिक एनर्जी सिंपल है, ये हाफ mv² के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो ये है हाफ mv², जहां पर m जो है ये मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका मास है ये, और v जो है तो ये वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फिर हम वैल्यूज डालेंगे, तो ये हो गई इसकी काइनेटिक एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है तो वो बराबर होती है वर्क डन के, और ये इस वक्त हम नेगेटिव लेंगे इसलिए कि डिक्रीज आता है, जितना ये न्यूक्लियस के करीब होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम होती है, तो ये होगा माइनस और r डिस्टेंस है। ये जो फोर्स है तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, यानी ये कूलम फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसे हम कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है तो वो बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है तो वो बराबर है kq1 q2 बाय r², kq1 q2 डिवाइडेड बाय r², और साथ साथ ये r मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस एक r को इसके साथ कैंसिल कर दें, और ये याद रहे कि इस वक्त हमारे पास q1 जो है तो ये है चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, तो ये Ze के बराबर है। q2 जो है तो ये है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये E के बराबर है, और k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट जो है तो ये इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो वैक्यूम है, जो स्पेस है, ये इसकी परमिटिविटी है। एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 जो है, इट इज द परमिटिविटी ऑफ द स्पेस बिटवीन दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो ये तमाम वैल्यूज मैं इधर डाल लेता हूं। देखिए माइनस अपनी जगह पे आ जाता है, और Q1 बराबर है Ze के, Q2 बराबर है E के, और फिर K है तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R मैंने डाल दिया है। दोनों E, ये वाला E, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लें तो ये बराबर होगा माइनस Ze² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी के लिए इक्वेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम यूं कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू हाफ mv² यहां पे डाल लेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू यहां पे डाल लेंगे, और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो जनाब इक्वेशन 1 जो है हमारे पास आती है, ये है टोटल एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी यानी
हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको मैं लिख लेता हूं एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। फिर प्लस है, लेकिन चूंकि पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है तो मैंने ये लगा दिया है माइनस जेड ए स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आर भी मौजूद है। अच्छा, अब इस इक्वेशन में हम पहले डालेंगे v की वैल्यू, बिकॉज हमें वेलोसिटी का नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है, पहले शेल में या दूसरे में। और फिर r के लिए जो हमने इक्वेशन डिराइव की थी, तो ये दो वैल्यूज हम डालेंगे इस इक्वेशन में। तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी की वैल्यू मालूम कर दूं कि ये कितनी है। चले, इक्वेशन नंबर 4 है। ये वेलोसिटी आप मालूम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है क्यों, न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करता है और इसकी वजह से ये हरकत में है। तो इस वक्त जो इस पे अट्रैक्शन है वो कूलम्बिक फोर्स है, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड करता है। तो मैं लिख लेता हूं कि जो कूलम्बिक फोर्स है वो बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर लेता है। तो ये कूलम्बिक फोर्स जो है तो वो बराबर है जेड ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी ये वही है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो Q1 की जगह पे जेड ई, Q2 की जगह पे ए, के की जगह पे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर है, बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है तो ये है एम वी स्क्वायर बाय आर। अब आप यूं कर लीजिए कि ये जो r है, इस आर स्क्वायर, इस r के साथ आप कैंसिल कर लें, तो हमारे पास जो एम वी स्क्वायर है, एम वी स्क्वायर बराबर होगा जेड ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारे पास अब वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है, v स्क्वायर बराबर है जेड ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये m को मैंने यहां पर डिवाइड कर दिया है। ये है इक्वेशन नंबर 5। तो अब हम यूं कर लेते हैं कि वेलोसिटी की ये जो वैल्यू है ये हम यहां पे डाल लेते हैं। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आती है टोटल एनर्जी वाली, तो टोटल एनर्जी बराबर होगी m, मैं लिख लेता हूं m और डिवाइडेड बाय 2। अब v स्क्वायर है तो v स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू इधर डाल लें। तो देखिए v स्क्वायर की ये वैल्यू है जेड ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और फिर है m। अच्छा, और फिर माइनस जेड ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा, अब देखिए कि ये जो m है ये इस m के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो फैक्टर हमारे पास रह जाता है, यानी ये वाला जो फैक्टर है, तो देख लीजिएगा कि जेड ए स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी ये फैक्टर जो है तो ये यहां पर भी मौजूद है, ये यहां से लेके यहां तक, यही फैक्टर जेड ए स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फैक्टर यहां पर भी है। तो ये आप कॉमन ले लें, तो ये आ जाता है हमारे पास 2, यानी ये हमने कॉमन ले लिया है, तो ये होगा जेड ए स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां पे रह जाता है 1/2, यह है 1/2, और यहां पे रह जाएगा 1। अब 1/2 से 1 माइनस कर देंगे तो ये आता है, देख लीजिएगा, ये है 1/2, और इसमें से 1 माइनस कर लेंगे, एलसीएम ले लें तो 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, 1 माइनस 2, तो ये वैल्यू बनती है -1/2। तो मैं इसकी जगह पे लिख लेता हूं -1/2 जेड ए स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये है -1/2। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/2 को, तो ये हो जाएगा 8, लेकिन वैल्यू याद रखिएगा माइनस और ये प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो ये आ जाता है हमारे पास जेड ए स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इस इक्वेशन को छठी इक्वेशन कह रहे थे, तो ये आ जाती है हमारे पास आर जो है ये है एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर
डिवाइडेड बाय पाई ई स्क्वायर एम, डिवाइडेड बाय पाई ई स्क्वायर एम। यहां पे जो वैल्यू है वो है एन स्क्वायर और डिवाइडेड बाय जेड। तो ये हमारे पास है आर की वैल्यू। अब ये आर की वैल्यू यहां पे डाल लेते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर जो 6 है, ये इक्वेशन कुछ इस तरह होगी। देखिएगा, टोटल एनर्जी बराबर होगी माइनस जेड ई स्क्वेयर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अब मैं यहां पर आर की वैल्यू डाल लेता हूं। आर की ये वैल्यू है, तो देख लीजिएगा मैंने डाल दी है कि ये है एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पाई ए स्क्वेयर एम, और ये है एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जेड। अब जरा सिंपल कैलकुलेशन है, देख लीजिए कैलकुलेशन कुछ इस तरह बनेगी। माइनस अपनी जगह पे है, जेड इधर है तो ये ऊपर आ जाता है और ये होगा जेड स्क्वेयर। अब ये हमारे पास है ई स्क्वेयर और साथ साथ ये भी ई स्क्वेयर है, तो ये हो जाएगा ई पावर 4। फिर है पाई, तो ये पाई जो होगा ये इस पाई के साथ कैंसिल हो जाता है, ये पाई है तो इसके साथ कैंसिल हो जाता है। अच्छा, डिवीजन में देखिए z जो है z के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो z स्क्वायर, ई स्क्वायर है तो ई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ई पावर 4, रह जाता है यहां पे m, तो ये m यहां पे हम लिख लेते हैं, यानी ई स्क्वायर m और z, ए स्क्वायर m और z ये सारे आ गए। अब है 8 और फिर है एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और फिर ये आ जाता है हमारे पास एच स्क्वायर रह जाता है हमारे पास, एक है एन स्क्वायर, तो मैं इसको यहां पे लिख लूं एन स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में कांस्टेंट्स हैं और वेरिएबल्स हैं, तो कांस्टेंट को हम एक साइड पे ले लेते हैं। ये तमाम कांस्टेंट्स हैं सिवाय z के और n के, तो e फॉर m होगा यानी माइनस e फॉर m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, यहां पे रह जाता है हमारे पास z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, तो यह है z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी के लिए इक्वेशन आती है। अब ये जो कांस्टेंट्स हैं इन सब की जो कंबाइंड वैल्यू बनती है, ये जो कांस्टेंट्स हैं इन सब की, तो ये कंबाइंड वैल्यू बनती है 2.18 10 पावर माइनस 18। तो मैं वो लिख लूं, ये है हमारे पास माइनस 2.18 10 पावर माइनस 18, और ये आ जाता है हमारे पास z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ख्याल रखिएगा कि इस वक्त जो यूनिट है वो है जाउल और पर एटम। मतलब ये है कि एक एटम के एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है तो वो इतने जाउल बनती है जो टोटल एनर्जी है, लेकिन जो कॉमन यूनिट है वो जनरली किलो जाउल पर मोल होता है। सो आप इस जाउल पर एटम को किलो जाउल पर मोल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। देख लीजिए मैं ये इसी तरह लिख लूं, ये है E बराबर है माइनस 2.18 10 पावर माइनस 18, और फिर है z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। अच्छा, जाउल को किलो जाउल में कैसे कन्वर्ट कर लें? देखिए ये है, मैंने लिख दिया है किलो और जाउल, तो किलो को कैंसिल करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया है इस पूरे फैक्टर को 1000 पे, तो देख लीजिएगा किलो यानी 1000 के साथ कैंसिल होता है तो जाउल ही आ जाएगा। अच्छा, फिर यहां पे मौजूद है, ये है जाउल पर एटम, यानी जाउल पर एटम की बात हो रही है, तो एटम को जब आप कन्वर्ट करते हैं मोल में तो हमारे पास जो फॉर्मूला है मोल बराबर होते हैं एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर के। तो एवोगाड्रो नंबर यानी एक एटम, उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर लेंगे तो ये ऊपर आ जाता है, तो ये होगा एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 पावर 23। तो अब जो यूनिट होगा वो हमारे पास होगा किलो जाउल पर मोल, और जब ये कैलकुलेशन यानी 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 और ये डिवाइड बाय 1000, तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आती है 13
12.79 ये वैल्यू बनती है और इक्वेशन आएगी z² डिवाइडेड बाय n²। और इस वक्त जो यूनिट है वो है किलो जूल पर मोल। तो ये इक्वेशन हमारे पास जो है, तो ये टोटल एनर्जी के लिए है, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये इसके बराबर होगी।